तो बच्चे लोग आपके जो टर्म 1 के एग्जामिनेशन है वो कंप्लीटली फिनिश हो चुके हैं, है ना। आप किसी बच्चे का कोई भी किसी भी तरह का कोई आपके पास कोई एग्जाम नहीं बचा हुआ है, कोई जो हेडेक नहीं बची हुई है, कोई टेंशन नहीं बचा हुआ है। आई होप कि सभी लोग अब आप टेंशन फ्री होकर के, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है क्या कि जैसे टर्म 1 आपके एग्जाम्स हुए तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्या है कि सर मेरा साइंस के पेपर खराब हो गया, सर मेरा मैथ्स का पेपर खराब हो गया, सर मेरा एसएसटी का पेपर खराब हो गया। तो इस तरह क्या करते हैं, ये एक महीने सिर्फ ये रोते रोते निकल जाएंगे आपके कि सर मेरा ये खराब हो गया, सर मेरा वो खराब हो गया, है कि नहीं। तो देखो, अगर आज जो आपकी क्लास है वो एक तरह से आपकी वेलकम बैक क्लास है। आपको वापस से एक शेड्यूल बताया जाएगा जिस प्रॉपर शेड्यूल में हम लोग प्रिपरेशन तैयार करेंगे। थोड़ी सी आज हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि टर्म 2 के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और कल से प्रॉपर शेड्यूल से आपकी जो क्लासेस चलती रही हैं सब्जेक्ट वाइज, वो क्लासेस अपने अपने टाइम से ही रन होंगी। ठीक है बच्चे लोग, ओके। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं, बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। मतलब आपकी जो आवाज आ रही है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग बढ़िया हैं। वाह, क्या आवाज आई है। तो एक बार फटाफट बताओ कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया। तो टर्म 2 के लिए क्या आप एक्साइटेड है। टर्म 1 में जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं टॉपिक, जो प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस हुई, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये फर्स्ट टाइम था एमसीक्यू एग्जामिनेशन के लिए, है कि नहीं। तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि भाई हमें कैसे क्या तैयारी करना है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कुछ स्ट्रेटजी जिसके बारे में हम लोग जिसको साथ लेकर के टर्म 2 तैयार करेंगे। और इसी के साथ हम लोग ये आज डिस्कस करने वाले हैं कि टर्म 2 में जो पैटर्न है वो क्या होगा और इसमें क्या सीखना है। ठीक, तो जब मैं एक वर्ड सुनता हूं स्ट्रेटजी, कौन सा वर्ड सुनता हूं, तो मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति याद आता है, वो है श्री कृष्ण। किसने सुना है श्री कृष्ण के बारे में, कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं ना। मुझे लगता है कि दुनिया में जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, या जिन्होंने सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ अपनी फाइट को कैरी फॉरवर्ड किया था, श्री कृष्ण से बेहतरीन उनके बारे में कोई नहीं कर सकता, या उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। चाहे वो लड़ाई के बारे में हो, चाहे आपका एग्जाम फाइट हो, है तो दोनों लड़ाइयां, एक मैदान में लड़ते हो और एक आप लोग अपने दिमाग में लड़ते हो, है दोनों तरह की लड़ाइयां। आप लोग अभी टर्म 1 फेस करके आए हो, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि दिमाग में किस तरह की बातें चला करती हैं, किस तरह की लड़ाइयां चलती हैं। कहीं ये हो गया तो, कहीं ऐसा ना हो जाए तो, अरे यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, अब क्या करूं, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ये टॉपिक्स होते हैं जो आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो चाहे वो मैदान की लड़ाई हो, चाहे वो आपके माइंड की लड़ाई हो, अगर उसमें आपने एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ वर्क किया तो उसमें आपको सक्सेस 100% मिलेगी। और स्ट्रेटजी के नाम पे मुझे सिर्फ, मैं जो गुरु मानता हूं स्ट्रेटजी का, वो है भगवान श्री कृष्ण। और कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही वर्डिंग में एक बुक का नाम आपने सुना होगा, गीता, नाम सुना ही नहीं सुना, तो वो हूबहू डिक्टो भगवान श्री कृष्ण के ही वर्डिंग है। ठीक है ना, कि जिसमें उन्होंने अर्जुन को बताया है कि किस तरह से कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, किस तरह से हमें कोई काम करना चाहिए। और ये आपको लगता होगा अरे सर गीता तो कोई एक ग्रंथ है, मतलब एक तरह से होली बुक है, कोई एक हिंदू या किसी भी जाति धर्म समुदाय के लिए एक प्रॉस्पेरस बुक है, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता जो है वो एक फिलॉसफी कम रिजल्ट ओरिएंटेड बुक है, ये बात समझ लीजिए। अगर आपने उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी सीख लिया, तो मैं आपको ये गीता ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं कोई भगवान श्री कृष्ण नहीं बनने आया हूं आपके सामने, है ना। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें जो आपको उनसे सीखनी चाहिए, जो टर्म 2 में आपके लिए क्या रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी, उन्हें हम लोग कैसे करें, कैसे उनको अपनी लाइफ में क्या करें, इनरोल करें और कैसे आगे बढ़े। टर्म 1 की जो स्ट्रेटजी थी उसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने पढ़ाई की है हमारे साथ, उन बच्चों का रिजल्ट बेहतर रहेगा, बेहतरीन रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन जिन बच्चों से गलतियां हो गई हैं तो उनको अब छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। अब हमें किस पे फोकस करना है, टर्म 2 में। और सबसे खास बात तो यह है कि टर्म 2 में अब हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, है कि नहीं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो नंबर मिलने ही मिलने हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हुआ है उस टॉपिक के बारे में, आप उसको लिखते हैं, तो सब्जेक्टिव में आपको नंबर तो मिल ही मिल जाएंगे, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि डिक टू पॉइंट बात होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलो भाई, कोई एक बच्चा, मुझे कोई भी एक बच्चा, आप में से इतने लोग बैठे हो, 10 15 20 लोग बैठे हो, ये बताओ कि वर्ड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और फिर आज के हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और फिर कल से आपका मैं शेड्यूल और टाइमिंग डिस्कस करूंगा, और बस आज की क्लास यही था। ठीक है ना। कोई भी एक बच्चा मुझे क्या बता सकता है कि व्हाट इज स्ट्रेटजी। तो देखो, अनुराग
बताएंगे मुझे स्ट्रेटजी के बारे में क्या है? यस अनुराग बता सकते हैं प्लीज। सर कोई भी ऐसी सर पर्टिकुलर सिचुएशन जिससे सर हमें कैसे फेस करना है सर, उसका प्लान सर। बिल्कुल सही, कोई एक ऐसी सिचुएशन, कोई भी मान लो हमारे सामने सिचुएशन है तो उसको कैसे फेस करना है, कैसे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। बिल्कुल सही, बैठ जाइए। और कोई बच्चा क्या मुझे बताना चाहेगा अपने अपनी राय जिसे बोलते हैं, अपने थॉट्स बताना चाहेगा स्ट्रेटजी के बारे में? और कोई एनीवन आईसीएससी से कोई नहीं बताना चाहेगा? आस्था मुस्कुरा रही है, क्या बात है आस्था? नहीं बताना चाहो तो बता सकती हो। पता ही नहीं है किसी को ऐसा कुछ। तो देखो ऐसा है यारों कि अगर अभी भी आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता है तो ये बहुत ही थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि टर्म 1 देख आए हो, कुछ ना कुछ तो माइंड में आपने थिंक किया होगा कि पहले मैं एनसीईआरटी रीड करूंगा, है पहले मैं फिजिक्स का ये रेफरेंस बुक रीड करूंगा, फिर मैं इसके क्वेश्चंस करूंगा, है कि नहीं? 4 घंटे सुबह पढ़ूंगा, 4 घंटे शाम पढ़ूंगा। हालांकि ऐसा होता बहुत कुछ है, मेरे साथ भी होता है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन क्या करता था, टाइम टेबल बना के रख लेता था, लाइन वन बढ़िया खींच के टाइमिंग मेरा सुबह से लगा करके शाम को नाश्ते तक का उसमें टाइमिंग लिखा रहता था। हालांकि ऐसा हुआ कभी कुछ नहीं मेरे साथ, टाइमिंग तो पूरी लिखी रहती थी सुबह से कि 4 बजे जगना है। जगता कै बजे था? 9 बजे। तो 4 से 9 का जो टाइम टेबल था वो खत्म। अब 9 बजे टाइम टेबल है नाश्ता करने वाला, तो नाश्ता कर लिया, और 9 बजे के बाद फिर टाइम टेबल खत्म। टाइम टेबल क्या जरूरत है? ठीक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये स्ट्रेटजी नहीं होती है, स्ट्रेटजी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखो गीता में कहा गया है कि श्लोक आपको दिख रहे होंगे मेरे पीछे, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है। क्या कोई बच्चा जिसकी संस्कृत अच्छी है वो बता सकता है क्या लिखा है पढ़ के? कोई जानता है संस्कृत पढ़ना? हालांकि आज तो इंग्लिश का टाइम चल रहा है, सब लोग इंग्लिश ही पढ़ना जानते हैं, है ना? तो देखो भाई ध्रुव की इच्छा है पढ़ने की, वो क्या ध्रुव बताओ क्या लिखा हुआ है? यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्न निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ता यमसुदात्यतम। बहुत बढ़िया, चलो ट्राई तो किया कम से कम उस बच्चे ने। बैठ जाओ। देखो ऐसा है कि गीता में अध्याय नंबर 18 एंड श्लोक नंबर 39 ये एक श्लोक है, इसमें बताया क्या गया है जरा समझिए। अब वर्ड स्ट्रेटजी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ठीक है? क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है, और आपने जो मैं बता रहा हूं इसके बारे में भी आपको नहीं पता, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कितना पावरफुल चीजें इसमें लिखी हुई है। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्यनम। इसका मतलब क्या होता है जरा समझो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटे से सुख को अपना सब कुछ मान लेते हैं। छोटे से सुख को क्या मान लेते हैं? अपना सब कुछ मान लेते हैं। तो सुख का मतलब ये नहीं कि ऐशो आराम सुख का मतलब है। अगर एजुकेशन लाइन में आए आपकी, मतलब एक स्टूडेंट लाइफ की सुख की बात करूं, तो अगर हमने पेपर में 10 क्वेश्चन हमको आता हुआ दिख गया तो आप इतने खुश हो जाते हैं कि बाकी का पीछे का जो आ रहा होता है वो सब कुछ क्या हो जाता है? भूल जाता है। ऐसा 80% स्टूडेंट के साथ होता है कि थोड़ा सा सुख उनको दिखा तो इतने सुखी हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है ना? इसके बाद देखो क्या लिखा है, निद्रालस्य प्रमादोत्थम। निद्रा मतलब नींद, आलस्य मतलब आलसपन, मतलब कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। प्रमाद एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है भोग विलास, मतलब कि रॉयल्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है? लिखा हुआ है तख्तमश्युदाहत्रम। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं वो इतने आलसी होते हैं कि उनको थोड़ा सा सुख मिल गया वो इसी में खोए रहते हैं, ना तो वो नया करने का कुछ इच्छा रखते हैं। हालांकि इच्छा की तो बात छोड़ दो, वो सोचते तक नहीं कि हम नया कैसे कर सकते हैं। जैसे आप में बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे बैठे भी होंगे कि जिनका टर्म 1 खत्म हो गया है, अभी भी उनके माइंड में चल रहा होगा कि सर मेरा हिंदी का खराब हो गया है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूं, इसके बारे में नहीं सोच रहा है वो बच्चा। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मेरा सर साइंस में 38 नंबर है, 2 नंबर का गलत हो गया है, मैं क्या करूं। हालांकि केवल लड़कियां ही सोचती हैं कि 38 का है, 2 नंबर गलत हो गया, बाकी लड़के सोचते 38 टॉप हो गए भाई साहब, यूपी टॉप कर गए, है ना? ये लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो क्या है कि 38 नंबर है सर, 2 नंबर गलत हो गया, पसीना आ जाता है उनके, रोने का, रोने लगे, पे करने लगे। 38 में भाई साहब 38 नंबर का पे करने लगे भाई साहब। अपन के 38 आते थे तो हम लोग तो पूरा मिठाई बांटते थे पूरे गांव में, 38 आ गए। हालांकि आज तक कभी आया नहीं 40 में 38, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो इस श्लोक का मतलब समझो कि अगर आपको आगे का कुछ सोचना है तो आपको ये सारी चीजें, नींद, आलस और जो रॉयल्टी आपके दिमाग में बैठी हुई है ना कि कुछ काम करने के पहले उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। स्ट्रेटजी नंबर 1 और सबसे बेहतरीन पॉइंट यही है।
टर्म 1 में जो हुआ गोली मारो उसको, आगे बढ़ो। अब आपको टर्म 2 के बारे में सोचना है, कितना सिलेबस है, कैसे तैयार करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि पता है हम क्या पढ़ें से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम क्या ना पढ़ें। हम क्या पढ़ें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है हम क्या ना पढ़ें। और अगर हमने ये चूज कर लिया, कैटेगराइज कर लिया कि हम ये ना पढ़ें, हम ये ना पढ़ें, तो आपको सिर्फ उतना पढ़ना होगा जो एग्जाम में आता है। और अभी टर्म 1 के आपने एग्जामिनेशन देखे हुए हैं, तो उसमें क्वेश्चन वही आए हैं, चाहे वो किसी भी बैच के बच्चा हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे आईसीएसई का, क्वेश्चन वो आए हैं जिसमें वो था कि क्या पढ़ें। चाहे वो मैथ्स का देख लीजिए, सीबीएसई आईसीएसई में मैथ्स का तो सारा क्वेश्चन बताया हुआ फंसा हुआ था मैथ्स वाले में। साइंस में एक आध क्वेश्चन थोड़े से अटपटे थे, अजीब क्वेश्चन थे, जैसे कि एक मुझे बाइनोकुलर्स वाला याद आ रहा है, आईसीबीएसई में था बाइनोकुलर्स, L1 L2 लेंस लगे थे, और आईसीएसई में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे। आईसीएसई में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शंस कंफ्यूजन थे, लेंथी पेपर था, है ना। तो इसके बारे में सोचना बंद करो, आगे चलते हैं। और हमें चैप्टर वाइज कि अपने को साइंस में इतने चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। और चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, फिजिक्स में ऐसे पढ़ना है ना, हिंदी में ऐसे पढ़ना है, कंप्यूटर में ऐसे पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम केवल मैथ और साइंस में फोकस कर रहे हैं, हिंदी तो सर एक दिन में पढ़ लेंगे, पेपर के एक दिन पहले जगेंगे 4 बजे और बढ़िया 8 बजे तक पढ़ेंगे और हिंदी हो गई। और आईसीएसई में बहुत सारे बच्चों ने ऐसा ही किया है, पढ़ाई नहीं उन्होंने। देखो कमेंट क्या आ रहे हैं पीछे से, सर पढ़ाई नहीं हमने, बिना पढ़े नंबर आ रहे हैं, वो भी कितने 38 आ रहे हैं। हम लोग पढ़ते नहीं तो हम लोग के आते भी नहीं। और अगर ये लोग पढ़ लिए होते तो क्या होता, 40 कर लेते, नहीं कर लेते। तो 2 नंबर आपने नुकसान कर दिया केवल बिना पढ़े के चक्कर में, है कि नहीं। तो ये चीज है कि अगर आपने पढ़ना है भाई तो थोड़ा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब सर बात आती है कि सर आपने इतना तो ज्ञान दे दिया बेकार का, बोर भी हो गए बैठे बैठे, और पता नहीं क्या लिखा है, ये द ग्रे चानुबंदे, आई डोंट केयर क्या लिखा हुआ है ना, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन अब जरा दूसरा वाला समझो कि ये क्या लिखा हुआ है। मतलब ये जो पहला वाला था इसको हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए, पहले वाले का सार क्या बताया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नींद में रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, सुख में रहते हैं। तो ये उनको स्टार्टिंग में और अंत में बहुत अच्छा लगता है। जब भाई सोगे, जब आप मतलब हमेशा आलस करोगे, बैठे हो, लेटे हो, फोन चला रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, आपका मन भी करेगा, बहुत अच्छी बात है। और आप क्या कहोगे, अपन तो दिल की सुनता है, आप लोग स्टोरी डालोगे कि दिल की सुनो, दिमाग की ना सुनो, है ना। तो क्या करोगे भाई, नींद में रहोगे, चलो नींद ज्यादा आएगी, आलस से ज्यादा आएगा, कहो 3-3 4-4 बजे तक जग रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बात समझने की नहीं आ रही। और इसके बाद तो ये स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आती है स्टार्टिंग में। ये आपकी नहीं, मेरी भी आदत है, मैं भी 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक मैसेज करता रहता हूं इधर, है ना। शॉर्ट्स देखता रहता हूं, आदत है भाई, क्या करोगे, नींद नहीं आती, स्टोरी देखता रहता हूं, उसमें इंस्टाग्राम में स्टोरी देखता रहता हूं, रील्स देखता रहता हूं, मजा आती है, बहुत मजा आता है और बहुत खुशी भी मिलती है देखने के बाद, लगता है वाह हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग करते हैं, मैं भी करता हूं। लेकिन और जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, ये मैं छोड़ रहा हूं, धीरे धीरे दूर हट रहा हूं इन सब चीजों से। तो देखो स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा लगता है और अंत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में जो है वो एक जहर के जैसा है। जहर का मतलब बहुत खतरनाक चीज है आपके लिए, और उनके लिए तो और ज्यादा खतरनाक है जो इसके बारे में सोचते तक नहीं है, बस उसी में डूबे रहते हैं, उसी में डूबे हैं भैया कि चलो फोन चला रहे हैं, नंबर तो आ ही जाएंगे, है 38 आ गए, पढ़ लेते 40 आ जाते हैं, उसी में डूबे हैं। अरे 38 आ गए सर, क्या क्या समझ के रखा 38 है, बिना पढ़े सर 38 पढ़ देते तो समझ जाए क्या करते हैं। वो अच्छा हुआ मुंह छूछ रही तो ऐसे बोलते सर बताओ क्या करें, बात समझ कि नहीं। तो अब ये तो चलो देख लिया कि जो आलसी लोग होते हैं वो सोचते तक नहीं कि हमें करना क्या है। लेकिन अब इसके बाद नीचे वाले में आ जाओ कि अगर इसको दूर हटाना है, इसको क्या करना है, दूर हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक चैप्टर नंबर कौन सा है 6 और श्लोक नंबर कौन सा है 17। उसमें क्या लिखा हुआ है जरा समझो, ये मैं पढ़ के बताता हूं। लिखा हुआ है युक्ताहार विहारस्य। युक्ताहार, युक्त मतलब एक परफेक्ट, आहार का मतलब खाना, एक परफेक्ट मतलब परफेक्ट, आहार का मतलब परफेक्ट खाना। फिर लिखा है युक्ता चेष्टस्य। युक्ता चेष्टस मतलब अच्छा सोचना किसी के बारे में भी। भाई ये इससे मैं एक वर्ड बताता हूं। आप बोलते हैं कि आप स्मार्ट बहुत है सर, मैं कहता हूं कि यार तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है, बहुत स्मार्ट हो, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हो, लगती हो, ठीक है, कुछ भी।
मैं कहता हूं, आप बोलते हैं कि अरे ये जो लड़का निकल रहा है बड़ा स्मार्ट है, लेकिन क्या स्मार्टनेस किसी के फेस की मोहताज है? क्या आपका फेस अंधा है, अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपके सिक्स पैक है, क्या ये स्मार्टनेस है? क्या ये स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस ये है मेरे दोस्तों कि आप सामने वाले के बारे में कैसा सोच रहे हैं, ये आपकी स्मार्टनेस है। आप सामने वाले के बारे में क्या जानते हैं, और उस जानने के अलावा भी अगर आप उसका अच्छा सोच रहे हैं, तो ये आपकी स्मार्टनेस है। ये स्मार्टनेस नहीं है कि 6 पैक बना के, 6 पैक बना के साले 4-4 घंटे जिम में मर जाओ, है ये स्मार्टनेस है? क्या नहीं। बात समझ में? देखो क्या लिखा हुआ है, युक्त चेष्टस्य, जैसा आप सोचते हैं या अच्छा सोचने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है कर्मसु, और वैसे ही काम करने की कोशिश करिए। जैसे मान लो आप अच्छा सोचते हो, आपने सोच लिया कि आज मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म करना है, तो सोच तो लिया, बहुत अच्छा सोचा, लेकिन अगर आपने कर्मसु काम नहीं किया तो ये सोचना आपका क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं सिंपल? फिर क्या लिखा हुआ है, युक्त स्वप्नावबोधस्य, तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है, वैसे ही आपकी बुद्धि आती है। एक कहावत भी कही है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जैसा आप खाना खाते हो, जैसे आप एटमॉस्फेयर में रहते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसे ही आपकी बुद्धि बन जाती है, वैसे ही आपका मन बन जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है, योगो भवति दुखा, और अगर आपने ऐसा कर लिया, समय समय पर खाना, भाई हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम होता है ना। अब पता चले 10 बजे खाना खाने का टाइम है, सुबह 4 बजे खा रहे हो, दोपहर वाला सुबह 10 बजे का खाना है, 11 बजे का शाम को 4 बजे खा रहे हो, तो इससे किसकी खराबी है? आपका माइंड भी बिजी रहेगा। भाई जब टाइम बे टाइम खाना खाओगे तो आलस से आएगा, आलस से आएगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो, अच्छा सोच नहीं सकते हो, हाँ, निद्रा भी आएगी, नींद भी आएगी, सब कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो हर काम करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर टाइमिंग होती है। अगर आपको ये दूर करना है तो इस पे आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। अच्छा खाना, अच्छा सोचना, ठीक है ना, और अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना, अगर आपने ये कर लिया तो आप जरूर एक ना एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। मतलब जितने दुख, देखो इन 2-4 लाइंस का जो मतलब है वो लगभग 4 से 5 पेज का मतलब है। मैंने आपको इन शॉर्ट बताया है, बहुत ज्यादा इन शॉर्ट। ये जो 4 लाइनें है ना, 4-5 पेज का मतलब है। इसका अर्थ निकालने के लिए बैठ जाओ, गीता में पढ़ो तो बहुत बड़ा है। मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूं कि अगर आपको ये 2 लाइनों को हटाना है तो ये 2 लाइनें फॉलो करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है कि नहीं? ठीक है, और इसी को बोलते हैं स्ट्रेटजी, बाकी कुछ नहीं है। दुनिया में सबसे बेहतरीन जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ना तो मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं और ना तो कोई भी जितने भी हैं मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकते। आपको मोटिवेट खुद में होना है। आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से याद आई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। आप उनके पास खड़े हो जाओ, अरे यार आज ये हो गया, नुकसान हो गया। दूसरा, अरे आज पता है आज मेरा पेट दर्द कर रहा था यार आज मैं गया तो यार टीचर ने मुझे बहुत मारा है, बहुत पिटाई हो गया यार, मतलब आज कांड हो गया, केस हो गया। उसके पास खड़े हो जाओगे भाई साहब तो रोता ही रहेगा 24 घंटे रोएगा। आप उसके पास बगल में खड़े हो जाओ। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज है। अगर आपको अपना माइंड सॉलिड रखना है ना तो ऐसे लोगों से तुरंत डिस्टेंस बना लीजिए। क्योंकि देखो रोने वाला जब रोएगा तो रोएगा छप्पर फाड़ के जब रोने वाला रोता है ना तो क्या करता है, नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं। और नेगेटिव वाइब्स आपके माइंड को क्या करती हैं? डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बड़ा सिंपल सा बात है। एटमॉस्फेयर में अगर नेगेटिव वाइब्स आ गई तो आपका माइंड क्या हो जाता है? डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और वहीं आप उस व्यक्ति से मिलो जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है। चाहे वो जितना दुख हो, चाहे जितना प्रॉब्लम हो, लेकिन वो क्या करेगा? हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। आप उसके साथ जब खड़े हो जाओगे तो आपको एनर्जी फील होगी। और ये आपने कभी ना कभी पूरी लाइफ में, आप इतने बड़े हो गए, 15, 16, 17, 18 साल के हो गए हो, कभी ना कभी आजमाया जरूर होगा। तो कितने कितने बच्चों को ऐसा लगा है कि हम अगर पॉजिटिव व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है? कौन कौन है वो? कभी आपको देखो, वो पॉजिटिव व्यक्ति कोई हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपकी मम्मी हो सकती है, वो आपके पापा हो सकते हैं, वो आपके सर हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो मौसी हो सकती है, चाची हो सकती है, कोई भी हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति, वो आपके जीजा जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे मिल करके हमें बात करके अच्छा लगता है। वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। भाई आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो वो भी हो सकती है। भाई देखो ध्रुव मुस्कुरा रहा है, तो मैं भाई रेहान होता तो मैं रेहान को बता भी सकता था, वो भाभी वाली बात। अब रेहान है नहीं तो ध्रुव मुस्कुरा रहा है मेरी इस बात पे
कि कोई भी एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। तो मैं देखो ध्रुव की फीलिंग समझ गया कि क्या चाहता है मेरे से सुनना ये।